बेटा सीधे सवाल पे आते हैं कि अगर आपके पास 1 साल है किसी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए तो क्या अप्रोच रहती है, और 5 महीने बचे हैं तो क्या अप्रोच रहती है। आप में से बहुत सारे बच्चे टाइम का क्रंच फील करते हैं। उतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ सके। तो क्या कोई तरीका है जिससे एनसीईआरटी भी हो जाए, टाइम भी बच सके। मैं आपको एक पूरी अप्रोच समझाऊंगा और मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप नोट से भी पढ़ सकते हो, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको एनसीईआरटी छोड़कर नोट से ही पढ़ना है। कुछ इस तरीके का डिवीजन हमने किया है, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि यार कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी के बाहर आपको देख कर जाने चाहिए एग्जाम को लेके। क्लियर है। मैं किसी लेवल की बात नहीं कर रहा, किसी तरह का पेपर कैसा रहा है उसकी कोई बात नहीं कर रहा। क्लियर है। उसके अलावा आपकी अगर कोई भी डाउट एनसीईआरटी को लेके मन में है, आप कमेंट में लिखिए, मैं प्रॉपरली आपको आंसर करूंगा। वीडियो का सिर्फ पर्पस यह है कि आपको मन में जो भी डाउट एनसीईआरटी को लेके आ रहा है उस डाउट को क्लियर कर दिया जाए। बहुत ध्यान से देखना, आपके काम की चीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे मैं आपके बहुत सारे आर सेव कर लूंगा। क्योंकि मैंने जो देखा है बच्चों को ऑफलाइन में, लास्ट ईयर जब हम पटना में थे पढ़ा रहे थे, बच्चे एनसीईआरटी लेके जिस तरीके से पढ़ते हैं उनसे सिलेक्शन नहीं होगा, कहीं ना कहीं उनका रिजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नीट का एग्जाम बच्चों को रिजेक्ट बहुत कराता है। तो देखते हैं क्या है। तो मैं बिल्कुल क्लियर हूं, मैं आपको किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। लेस देन 5 मंथ्स का टाइम हमारे पास अवेलेबल है। एक कंजर्वेटिव अप्रोच हमें लगानी पड़ेगी कि कहां कहां से टाइम हमारा बच सकता है। तो उसके अराउंड ये वीडियो है कि हम कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इस सवाल को ऐसे लिया है कि मैंने कुछ लिस्ट बनाई है चैप्टर्स की जिनको आप एनसीईआरटी या नोट्स में से किसी एक से पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इसके नोट्स कर लिए तो एनसीईआरटी को पढ़ने की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो पढ़ लो, मैं मना नहीं करता। पर मेरा ये मानना है कि यदि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो मुझे उसको कहीं और भी प्रैक्टिस में लगाना चाहिए। ये लिस्ट कौन सी है जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले माइक्रोब्स। आपके पास बढ़िया नोट्स बने हुए हैं किसी ऐसे टीचर के जो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप किसी से भी पढ़ते हो, तो माइक्रोब्स आपको एनसीईआरटी या नोट्स में से किसी एक से पढ़ लेना चाहिए। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नोट्स या एनसीईआरटी, बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, इवन इकोसिस्टम, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बहुत टफ चैप्टर नहीं है। तो अगर आपके पास अच्छे नोट्स बने हुए हैं, मैक्सिमम क्या होता है कि सेल साइकिल, सेल डिवीजन स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ाया जाता है, तो वहां टीचर्स के पास बहुत बढ़िया टाइम होता है, तो उन्होंने नोट्स में भी बढ़िया अच्छे से करा रखा होता है। तो सेल साइकिल, सेल डिवीजन एनसीईआरटी नोट्स में से किसी एक से पढ़ना है। सेल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग वर्ल्ड, तो ये वो उन चैप्टर्स की लिस्ट है जिनमें से आपने या तो नोट्स अच्छे से याद कर लेने हैं या एनसीईआरटी। अब सवाल ये उठता है, क्या इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पे स्पेशल फोकस रखना है। मैं आपको समझाता हूं क्या प्रॉब्लम होती है जब हम सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ते हैं और नोट्स नहीं पढ़ते। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पर नोट्स पे एक्स्ट्रा फोकस किया जाता है। ऐसे ही कुछ टॉपिक के नाम मैं आपको बता रहा हूं जो ध्यान रखना, आप उन पे एक्स्ट्रा फोकस कर लेना अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो। लेकिन अगर आपके पास नोट्स बढ़िया बने हुए तो आप इन चैप्टर्स की एनसीईआरटी छोड़ सकते हो अगर नोट्स में सब कुछ कवर है। क्या इतनी चीजें समझ में आ रही है। इज, एम, आर, दिस, दैट पर क्वेश्चन नहीं आता। आपकी कोचिंग वाले अगर क्वेश्चन बना रहे हैं उल्टे सीधे इज, एम, आर मिस करके, वो बेटा आपको तैयार नहीं कर रहे, आपको डरा रहे हैं बेसिकली। क्लियर है। आगे देखते हैं। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको वो लिस्ट बता रहा हूं कि क्या टॉपिक और होंगे इन चैप्टर्स के जिन पे स्पेशल फोकस रखना है अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो या आप एनसीईआर आपके नोट्स एनसीईआरटी से हैं। तो क्या उन टॉपिक पर आपके टीचर ने, आपके मास्टर ने स्पेशल फोकस कर रखा है, वो टॉपिक देख लो। ये देखो, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ना, इस पे बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं बीओडी और पोल्यूशन के, है ना। इनको ध्यान से करना है क्योंकि इनमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये वो एक टॉपिक है जहां वो एनसीईआरटी के बाहर थोड़ा सा लिमिट ले जा सकता है क्वेश्चंस को लेके। एक मान लो डीएन अपॉन डीटी आरएन वाला जो ग्राफ है ना, वहां पर एनसीईआरटी ने कोई कंडीशंस नहीं दे रखी कब वो ऐसा होगा वैसा होगा, प्रॉपर तरीके से नहीं दे रखी। इसमें आपको थोड़ा डिटेल चाहिए होगा, और ये हर साल क्वेश्चन आ रहा है डीएन अपॉन डीटी आरएन, हम एसिम्प्टोट कब करेंगे, कब वो जीरो हो जाएगा, कब कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा करना है। दूसरा सेल साइकिल में क्या है, अमाउंट और प्लॉइडी वाले टॉपिक्स आपने करने हैं, मतलब जो उस पर फोकस रखना है। क्योंकि क्या होगा, नोट्स में उसमें काफी क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो ये वो टॉपिक है जहां पर आपने एक्स्ट्रा डिटेल जानी चाहिए। मेम्ब्रेन के फंक्शन, मैं अभी भी मानता हूं जब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट नाम का चैप्टर था तो सेल साइकिल, सेल डिवीजन में मेम्ब्रेन को लेकर अच्छा खासा डिटेल थी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटी डिफ्यूजन। आप उस पार्ट को चाहो तो ट्रांसपोर्ट से पढ़ लो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मेम्ब्रेन वाले टॉपिक पे वो घुमा सकता है अगर आपको मेम्ब्रेन फंक्शन के अराउंड पूछे। क्योंकि एंड ऑस्मोसिस, एक्स ऑस्मोसिस, या बेसिकली अगर आप वो भी छोड़ देते हैं,
आप वो जो हम पिन्नोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ये मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में। तो मेम्ब्रेन एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे ऐसा फील होता है वो एनसीईआरटी के बाहर हल्का सा जा सकता है। तो ये वो टॉपिक है, इनको अगर आप कवर कर लो और एनसीईआरटी पढ़ लो, एक तरीका ये है। और अगर आपके पास बढ़िया नोट्स बने हुए जिसमें एनसीईआरटी कवर है, सिर्फ उनको पढ़ लो। तो दोनों में से एक करने से आप देख रहे हो कितने चैप्टर्स हमने लिखे हैं यहाँ पे। लगभग हमने 3 3 6 और 2 8 चैप्टर ऐसे लिखे हैं जिनको आपने किससे पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ी या नोट्स पढ़े, कोई एक पढ़ लो। दोनों की एज सच नीड नहीं है। अगर 5 महीने मेरे पास बचे, पढ़ रखा आपने एक बार, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जिनकी एनसीईआरटी मुझे पढ़नी चाहिए। उनमें से एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। ऐसा देखा गया है कि प्रीवियस ईयर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में छोटी छोटी लाइन पूछता है। प्रॉक्सिमल एंड पूछ दिया है उसने मोनो मतलब सिंगल ओव्यूल वाली ओवरी किसमें होती, छोटी छोटी लाइनें वो पूछता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। सेम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की भी वो छोटे छोटे पॉइंट्स पूछता है, उसकी भी आपको एनसीईआरटी पढ़ी हुई होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। जब भी कोई बड़ा चैप्टर होता है जिसके क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो चांसेस ये हैं कि उसके डिफरेंट डिफरेंट जगह से जाएगा। तो मॉलिक्यूलर बेसिस की भी पढ़ो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की भी एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन कहां से पढ़नी है आपने, ये पढ़नी है मेंडल के लॉ के बाद से। जहां मेंडल के लॉ दे रखे हैं ना, वहां से पढ़नी है। बाकी क्योंकि आपको वो जो है ना, किस ईयर में मेंडल ने काम किया और कितने साल तक काम किया, वो सब है। पर आप अगर ध्यान से देखेंगे, एनसीईआरटी जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ट करके एक लाइन है जहां पर वो फैक्टर की बात कर रहा है, वहां से लगभग इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहां से आपको पूरी पढ़नी है, क्लियर है। उसके पहले का उसने कुछ इक्वेशंस वगैरह बना रखी, वो छोड़ सकते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आपने कहां से पढ़ना है, आपको मैंने क्लियर कर दिया है। जहां से आपके मेंडल के लॉ और उसके बगल वाला पेज, वहां से चालू कर सकते हो बस। उसके बाद की पूरी पढ़नी है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट पूरी पढ़नी है। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं वो करने हैं। और रेस्पिरेशन इन प्लांट, क्योंकि रेस्पिरेशन इन प्लांट की एनसीईआरटी मुश्किल लिखी हुई है। अगर वो लाइनें ऐसी की ऐसी उठा के दे देगा तो आप फंस जाओगे। तो इन चैप्टर्स की आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से वेटेज वाइज भी हैं और मतलब अच्छे चैप्टर्स हैं। अगर आप देखोगे, मॉलिक्यूलर और प्रिंसिपल अच्छा चैप्टर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, जब 4 क्वेश्चन आते थे ना, मतलब 2013 में, तब भी वो डीप पूछ देता था एनसीईआरटी। तो इस वजह से ये मुझे लगता है ये है। अब तीसरे वो हैं बेटा चैप्टर्स जिनको नोट्स मुझे पढ़ने चाहिए। मान लो मैं कहता हूं कि इसकी एनसीईआरटी से आप कर नहीं पाओगे, रीजन बताता हूं क्यों। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है ना, उसमें कुछ ऐसी चीजें दे रखी हैं, जैसे मान लो मैं पढ़ने जाता हूं, मान लेते हैं मोनेरा। तो मोनेरा वाले टॉपिक में टीचर की डिटेल नोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनको आपको डिटेल नोट्स चाहिए, जिनके उनमें से एक हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, न्यूट्रिशन का टॉपिक एनसीईआरटी में है ही नहीं। कॉन्जुगेशन वगैरह पूछ देता है, ट्रांसफॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन का टॉपिक मोनेरा का है ही नहीं। तो ये आप नोट से ही जाओगे तो अच्छा रहेगा। जैसे एलएसडी है हमारे पास, फिर ऊमाइस्टीज के बारे में अगर कुछ डिटेल है, या अगर आप देखो कि वायरस की लाइफ साइकिल है लाइटिक वाली, है ना, ये तो आपको नोट से जाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और यहां पर आपके पास एक स्टैंडर्ड नोट्स होने चाहिए, अच्छा टीचर जिसने बढ़िया पढ़ा रखा हो वो नोट्स चाहिए। अब आते हैं हम प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के में क्या हुआ है कि लाइफ साइकिल लास्ट में से डिलीट हो गई है। यहां पर आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होने चाहिए जहां पर हर एक की लाइफ साइकिल को बढ़िया से समझाया हो, क्योंकि इस साल 2025 में जो क्वेश्चन आया, मैं बार बार आपको बोलता हूं, प्लांट किंगडम इज मोर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन आप रिलेट नहीं कर पाओगे तो दिक्कत होगी। तो इसको भी नोट से बढ़िया याद करना है, और साथ के साथ इसमें बेटा एग्जाम्पल्स पे स्पेशल फोकस रखना इन दोनों चैप्टर्स पे। तो ये नोट से करोगे, क्योंकि नोट्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की गई होती है, वो करना है। एक हो गया मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में मैं 3 टॉपिक बता रहा हूं डेफिनेशन के। एक है आपका प्लेसेंटेशन, जहां से डेफिनेशन आती है। एक आपका है मेरे पास वो मतलब जो हम कहते हैं ये कि मतलब किस तरह का हमारे पास है ये, जिसमें हम लिखते हैं, एक तो प्लेसेंटेशन हो गया। एक हमारे पास होता है ये टाइप ऑफ फ्लावर, हाइपोगाइनस, है ना, टाइप ऑफ फ्लावर वाला टॉपिक एक ये हो गया। और एक टॉपिक और है, जैसे वो क्या है, वेलवेट हो गया, एस्टिवेशन वाला। इनकी डेफिनेशन कर लेना एनसीईआरटी से। और रूट स्टेम लीफ में कुछ डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, जैसे रूट में फाइब्रस रूट की क्या है वो डेफिनेशन। तो डेफिनेशन पर्पस से चाहो तो आप कर लो।
पर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रॉपर नोट्स के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी रीड करके वहां क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये वो 3 चैप्टर्स हैं जिनके नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए किसी अच्छे टीचर के पढ़ाए हुए। अगर आप ध्यान से देखो मैंने क्या बोला है, मैंने आपको ये बोला है स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स बनाए हैं उसमें आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ो तो चल जाएगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे बताए हैं जिसमें एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, तो आपके पास वो आगे जो जरूर पढ़नी है, और ये वो चैप्टर्स हैं नोट्स से। तो इसका मतलब स्टार्टिंग वाले और ये आप नोट से पढ़ लो, बीच वाले एनसीईआरटी जरूर पढ़ना और नोट्स भी पढ़ना, बीच वाले की एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। क्लियर हो गया? तो मैंने आपका वेट वर्क थोड़ा सा कम कर दिया, बैलेंस कर दिया कैसे करना। आपने समझ आ गई वीडियो को? आपको पर्पस समझ में आया? देखो मैंने क्या किया एग्जैक्टली, मैंने आपको ये बताया ये वो चैप्टर्स हैं जो आप नोट से पढ़ लोगे तो चल जाएगा। अगर आपके पास बढ़िया नोट्स है उनसे काम चल जाएगा, एनसीईआरटी नहीं भी हुई तो चल जाएगा इसका। क्लियर है? ठीक है। इनके कुछ छोटे टॉपिक्स हैं जिन पे फोकस जरूर करना, जैसे डीएन अपॉन डीटी, ये चीज क्लियर है अगर आप नोट्स से नहीं पढ़ के एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। अब आते हैं कि ये वो चैप्टर्स हैं जिनको आपको एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना चाहिए। आपके पास नोट्स तो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, इसकी एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। क्लियर? पहले वालों की छोड़ सकते थे, इनकी तो जरूर पढ़नी है। क्लियर है? उसके बाद ये वो चैप्टर्स हैं जिनके नोट्स जरूर पढ़ने हैं। अब आपको क्लियर हो गया? तो आपको क्या क्लियर हुआ? आप कौन से चैप्टर्स की छोड़ सकते हो एनसीईआरटी? एक इनकी और एक स्टार्टिंग के थे, उनकी नहीं छोड़ सकते हो जो बीच में मैंने बताए। क्लियर? सर सेल साइकिल की छोड़ सकते हैं? एक्चुअल में सेल साइकिल के नोट्स बहुत अच्छे बने होते हैं, मोस्ट ऑफ द टीचर उसको ठीक पढ़ा देते इस वजह से। क्लियर है? सेल आसान चैप्टर है, आपके नोट्स में लगभग सारी चीजें आ जाती हैं। क्लियर है? ये चीज है। अब इसके बाद मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, आउट ऑफ द एनसीईआरटी चैप्टर वाइज आपको क्या क्या टॉपिक है, पढ़ें एक बार इस बात को, समझे? ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास अर्नेस्ट मेयर ने एक डेफिनेशन दी है, बायोलॉजिकल डेफिनेशन, मतलब स्पीशीज की लिविंग वर्ल्ड में, वो कर लेना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कार्ल वूस का नाम नहीं दे रखा, एलएसडी क्लेविसेप्स बनाता ये नहीं दे रखा, ऊमाइस्टीज या बेसिकली ऊ स्पोर आपका दे रखा ना वर्ड, वो ऊमाइस्टीज में होता है, ये नहीं दे रखा। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए 5x174 इसको लिंक करना मॉलिक्यूलर बेसिस से, और माइकोरिजा का टॉपिक माइक्रोब से पढ़ लेना, ग्लूमस वगैरह। तो ये चीजें वो हैं जो आपको एनसीईआरटी के बाहर पढ़नी है इस चैप्टर में। प्लांट किंगडम में आप लाइफ साइकिल इन्होंने डिलीट कर दिया, पर टॉपिक वाइज जरूर पढ़ो। फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइट जब आप पढ़ रहे हो तो उसकी लाइफ साइकिल बनाओ, मॉस की और उसकी लिवरवर्ट की, सेम टेरिडोफाइट की बनाओ, होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस की। बिना लाइफ साइकिल करे सिर्फ ऊपर ऊपर से रीड मत करना, फंस जाओगे प्लांट किंगडम में खासकर। फिर आ जाते हैं बेटा मॉर्फोलॉजी, उसमें फ्रूट में एक्स्ट्रा डिटेल पढ़नी है कि सिंपल फ्रूट किसे कहते हैं, एग्रीगेट, कंपोजिट, ये वाला पढ़ना है। उसके अलावा जो नई फैमिलीज ऐड हुई हैं आउट ऑफ द एनसीईआरटी, जो ऐड कर दी गई हैं, कंपोजिट यही है ना, फिर ब्रासी सॉरी ग्रामीनेई या पोएसिएई, ये फैमिलीज मालवेसी करनी है हमने। एनाटॉमी में क्या करना है बच्चे, एक चीज आपने खास ध्यान रखनी कि एनसीईआरटी में सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट है नहीं। प्लीज रीड जरूर कर लेना, क्योंकि उसकी वजह से आप ट्रांसफर सेक्शन पढ़ पाओगे या टिश्यू सिस्टम समझ पाओगे। इतनी बात समझ में आ रही है? उसको रीड जरूर कर लेना। दूसरी चीज क्या है, मेरे पास सेकेंडरी ग्रोथ की डिटेल नहीं है, पर सेकेंडरी ग्रोथ में मुझे ये नहीं पढ़ना पूरी पूरी डिटेल, मुझे ये पता होना चाहिए कि कॉर्टेक्स से क्या बना है, क्योंकि वो जो टॉपिक है ना डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, वो आपको समझ ही तब आएगा जब आपने थोड़ी थोड़ी सेकेंडरी ग्रोथ आपने पढ़ रखी होगी। याद करो, इन टॉपिक की वजह से पढ़ना है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन की वजह से। सेल में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, एनसीईआरटी के बाद मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। सेल साइकिल में एक कॉल्चिसिन का क्वेश्चन आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल पॉइजन। चेक पॉइंट्स का एक क्वेश्चन आता है, चेक पॉइंट्स पे आता है, और कुछ न्यूमेरिकल आते हैं सेल साइकिल में, किसके, अमाउंट ऑफ डीएनए के, प्लॉइडी के, क्रोमोसोम नंबर के। क्लियर है? फोटोसिंथेसिस में एमर्सन वाला टॉपिक देख लेना, रेड ड्रॉप इफेक्ट वाला, रेड ड्रॉप इफेक्ट और एनहांसमेंट इफेक्ट का। फोटो रेस्पिरेशन की ऑर्गेनल्स एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको एनसीईआरटी के बाद ध्यान रखना है। उसके अलावा आप कैम प्लांट्स पढ़ सकते हो, कैम प्लांट्स करके जाना क्योंकि वो पूछ सकता है, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, आगे आते हैं। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में एक चीज है बेटा, क्रैब साइकिल को उसने शॉर्ट में दिया हुआ है, कम से कम उसके पूरे स्टेप्स पढ़ लो, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के तो आप पूरे पढ़ ही रहे हो, आप वो भी पढ़ रहे हो, क्या नाम है अपना, ईटीएस भी पूरी पढ़ रहे हो, तो क्रैब साइकिल कोशिश करो पूरे एंजाइम के साथ पढ़ लो इसको। पीजीआर में क्या हुआ है, टिश्यू कल्चर जो है वो अलग से एक टॉपिक है, पर कोशिश करो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को रिलेट करके आप टिश्यू कल्चर पीजीआर के साथ पढ़ लो। उसके अलावा बायोएस्से के नाम आपको पता है कि अविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट, जो भी बायोएस्से के नाम है
वो मुझे जरूर करने चाहिए। प्रिकर्सर ऑफ इथिलीन, आप समझ पा रहे हो, प्रिकर्सर ऑफ इथिलीन मतलब इथिलीन मिथिनोन से बनता है। किससे क्या बन रहा है, इथिलीन हो गया या दूसरे हार्मोन हो गए, वो किससे बनते हैं, ये वाली चीज आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखी। तो प्रिकर्सर हो गया और बायोएस्से के नाम एनसीईआरटी के बाहर से पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में यूबिश ग्रेन्यूल एक टिपिटम पे टॉपिक है, वो जरूर देखेंगे हम। सॉलिड स्टाइल वाला टॉपिक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एंडोस्पर्मस के एग्जांपल्स आप एनसीईआरटी के बाहर क्लास 11 से रिलेट कर सकते हो या कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अच्छा, पॉलिनेशन के नाम नहीं दे रखे, अनिमोफिली, हाइड्रोफिली, ये नाम नहीं दे रखे। क्लियर है, ये पुरानी एनसीईआरटी में कभी होते थे, तो इनको एनसीईआरटी के बाहर जरूर करके जाएंगे। अब आते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में क्या आपने एनसीईआरटी के बाहर पढ़ना है। सबसे पहले क्या है बेटा, म्यूटेशन का जो टॉपिक है ना, उसमें पॉलीप्लॉइडी की टाइप या हो गई या हमारे पास जो हम करते हैं ना कि पॉलीप्लॉइडी हो गई या चेंज इन क्रोमोसोम नंबर है उसमें एन्यूप्लॉइडी हो गई, इनमें इनको ठीक से पढ़ा नहीं रखा आपके एनसीईआरटी में, तो म्यूटेशन थोड़ी सी आप डिटेल में पढ़ के जाओ। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, इनकी सिर्फ रेशियोज याद करके जाना एग्जांपल्स के साथ, डिटेल नहीं पढ़नी, ये हमने करना है, ठीक है। उसके अलावा पेडिग्री के कोई क्वेश्चंस नहीं है, 2 ही क्वेश्चन दिए हुए एनसीईआरटी में, तो मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जानी है। लिंकेज मैप के न्यूमेरिकल्स हैं जो एनसीईआरटी के बाहर जा सकते हैं। डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस नहीं दे रखा, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस मतलब मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस दे रखा है, डायहाइब्रिड का नहीं दे रखा जिसमें 4 बार बनाता है। उसके अलावा बेटा लोकस का कोई प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हैं हमारे पास लोकस के। क्लियर है, यस। अब आते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस में। मॉलिक्यूलर बेसिस में आप देखोगे ये वाली डिटेल नहीं है, H1, H2A, H2B, ये वाली डिटेल नहीं है एनसीईआरटी में, तो ये मुझे करनी है। H1 के बारे में लिखा है पर H2A, H2B ये नहीं, मुझे करनी है पैकेजिंग में। उसके बाद अगर मैं देखूं डीएनए रेप्लिकेशन के, उसने स्टेप्स नहीं दे रखे प्रॉपर, मुझे पूरे स्टेप्स पढ़ के जाना, उसके बिना वो समझ ही नहीं आएगा और याद भी नहीं होगा। ऐसे ही मेरे पास ट्रांसलेशन के स्टेप्स नहीं दे रखे एक सिंगल डायग्राम में, वो एनसीईआरटी के बाहर पढ़ना है। उसके अलावा आरएनए का कंपैरिजन, आरएनए का कंपैरिजन प्रॉपरली, जैसे आरआरएनए, टीआरएनए, और उसमें अमाउंट वाइज और स्टेबिलिटी वाइज ये कंपैरिजन मुझे करना है। अब आते हैं माइक्रोब्स। मैंने कहा माइक्रोब्स में बीओडी के क्वेश्चन जो हैं वो एक्स्ट्रा जा सकते हैं। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में क्या हुआ था, एक साल क्वेश्चन आया था अमनसलिज्म का एग्जांपल, कोई एग्जांपल नहीं है अमनसलिज्म का, तो उसने स्टेफाइलोकोकस का दिया था, निश कर जाना क्योंकि नया ऐड होके हटाया था, अमनसलिज्म के एग्जांपल। उसके अलावा डीएन अपॉन डीटी की कंडीशंस हैं, कब वो 0 होगा, कब कैसे होगा, ये पूछ सकता है। तो डीएन अपॉन डीटी एनसीईआरटी के बाहर हल्का सा एक नोट से कर लोगे, जो हमने करा रखे उस नोट से भी हो जाएगा, वो कर सकते हैं। इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल पिरामिड के साइंटिस्ट का नाम करके जाएंगे आप। उसके अलावा बेटा टर्म किसने दिया है, टांसले ने, वो करनी है हमने। क्लियर है, 10% लॉ के क्वेश्चंस आपके पास नहीं है एनसीईआरटी में भी प्रॉपरली कहीं भी, तो उसके 2-4, क्योंकि क्या हुआ था अगर आप ध्यान से देखोगे इकोसिस्टम में एक 10% लॉ का क्वेश्चन गलत हुआ था बच्चों का, और 1-2 जगह और चीजें गलत हुई थी। क्लियर है, सही है। उसके अलावा अगर आप मेरे से पूछोगे प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में क्या हुआ है, डेजर्ट को कंपेयर करना। जैसे मैं कहता हूं प्रोडक्टिविटी में आपके पास मान लो मुझे लैंड में, तो लैंड में किसकी सबसे ज्यादा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की है, ऐसे करते हुए घटाते हुए। ऐसे ही पानी में किसकी ज्यादा है, ये कंपैरिजन। और फिर मान लो एग्रीकल्चरल फील्ड में सबसे ज्यादा शुगर केन फील्ड की है, क्योंकि अगर आप देखो C4 प्लांट है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। बायोडाइवर्सिटी में IUCN की कैटेगरीज आप समझो, एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये वाली कैटेगरीज करनी है। उसके अलावा रामासर साइट्स दे रखी है, नया टॉपिक ऐड हुआ था सप्लीमेंट्री मटेरियल में, पर कुछ एनसीईआरटीज में प्रिंट नहीं है, तो रामासर साइट्स आपको करनी है। तो अगर आप मेरी बात पूरी समझ सको, मैंने एक लिस्ट आपको दे दी, इसकी पीडीएफ डाल रहा हूं अभी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है पहली कमेंट में आपको मैं पिन कर रहा हूं, पहली कमेंट में, वहां से आप ज्वाइन करेंगे और वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। उसके अलावा मैंने क्लियरली आपको बताया, मैंने इस वीडियो में, मैं फिर बोल रहा हूं, कई बच्चों को समझ नहीं आती वीडियो, मैं बार बार बोलता हूं, वीडियो का पर्पज सिर्फ इतना आपको ये बताना है कि आप कौन से चैप्टर्स जरूर करें एनसीईआरटी से। क्लियर है, नोट से कर रहे हैं, उसके अलावा कौन से चैप्टर्स की एनसीईआरटी आपको पढ़नी जरूर चाहिए, ये चीज है। क्लियर है, उसके बाद अपनी कमेंट में अपने डाउट जरूर पूछें, एनसीईआरटी को लेकर जो भी आ रहा है। क्लियर है, वो डाउट जरूर पूछें, उससे आपको क्या होगा मैं रिप्लाई करके आपको बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी। और बेटा हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए, क्लास 12th का नीट एडवांस या कुछ ऐसा, ताकि आपका करा सके। 11th आपकी चल रही है और जो भी पेंडिंग है उस पर भी काम करेंगे बिल्कुल, और जल्दी आप हम सब लोगों को देखेंगे। मिलते हैं बेटा, कमेंट में बताइएगा कि आपके क्या डाउट है।